हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ इकाई 7 लेकर आए हैं, जिसमें हिंदी कहानी का टॉपिक लगा हुआ है। आज हम स्पेशल कहानी का टॉपिक लेकर आए हैं। राजेंद्र बाला घोष और बंग महिला की कहानी को देखेंगे, जो आपके यूजीसी नेट जीआरएफ की टॉपिक में लगा हुआ है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी। यह कहानी आपके राजेंद्र बाला घोष उर्फ बंग महिला की है। चलिए अब हम देखते हैं इसे। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। भावदेव पांडे ने इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी बताया। इस कहानी की शैली पत्रात्मक है। इस कहानी में अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया गया है। भारत की बदहाल आर्थिक दशा, देश में फैली बेरोजगारी का चित्रण, समाज में नारी की स्थिति, जातिगत पक्षधारिता तथा वृद्ध पीढ़ी के अनुचित दबाव जैसे सामाजिक सरोकारों को प्रथम बार लेखन मूल्य के रूप में देखा जा सकता है। इस कहानी को व्यंग्य शैली के तौर पर हिंदी की पहली कहानी के रूप में देखा जा सकता है। कहानी की कथा वस्तु कुछ इस तरह है। लेखिका स्वयं चंद्रदेव को कमलवत कोमल कांत चरणों में नमन करती हुई कहती है कि मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या आप उसका जवाब देंगे? अगर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। वे कहती है कि मैंने सुना है कि आप आकाश मंडल में चिरकाल से वास कर रहे हैं। अगर यह सत्य बात है तो सृष्टि के साथ ही आप भी सृष्टि हुई होगी। इस लिहाज से आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं, किंतु यहाँ नया आपके डिपार्टमेंट में कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है, पेंशन नहीं मिलता है। अगर आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में नौकर होते तो आपका ट्रांसफ़र भी होता, उच्च पद भी मिलता है। इसके साथ ही भारत के प्राकृति सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल आदि का भ्रमण भी करते। अगर आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार है तो हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास पत्र भिजवा दें। आशा है आपको वे सादर आमंत्रित करेंगे। कारण आप हम भारतीयों की तरह कृष्णांग तो नहीं है जो नौकरी देने में गौरंग जाति कुपित होगी। वे आपको किसी कमीशन का मेंबर या मिशन में भर्ती अवश्य कर लेंगे, कारण उन्हें कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। लेखिका कहती है कि मैं अनुमान करती हूँ कि आपकी ज्योति भी कुछ अवश्य मंद पड़ी होगी। आधुनिक भारत की संतान भी लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दिनहीन क्षीण प्रभु भारत को उतनी दूर से नहीं देख सकते, अतः आपसे निवेदन है कि एक बार भारत जरूर आइए। वैसे आपका अवकाश नहीं, किंतु अमावस्या के दिन तो आप आ ही सकते हैं। अगर आप पूरे भारत का भ्रमण ना कर सके तो कम से कम राजधानी कलकत्ता तो अवश्य आइए। आप वहाँ के कल कारखानों को देखकर अवश्य कहेंगे
कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के लड़कदादा निकले। और भी कलकत्ता के सौंदर्य को देखकर आपके देवराज इंद्र कहेंगे कि इसके आगे तो हमारी अमरावती भी नीरी फीकी मालूम पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। हे इंद्र, इन्हीं सब विश्व में उत्पादक अपूर्व दृश्य का अवलोकन करने के लिए आपको सादर निमंत्रण करती हूँ। लेखिका भारत पर अंग्रेजों के साम्राज्य का जिक्र करते हुए कहती है कि अब भारत में ना तो आपके और ना ही आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाराज के वंशधरों का साम्राज्य है, और ना ही अब भारत की वात्सल्य श्यामल स्वर्ण प्रभुता की मूर्ति ही है। लेखिका चंद्रदेव से यह भी आग्रह करती है कि अगर आप भारत आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी और देवताओं का चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को अपने साथ अवश्य लेते आए। वे निश्चित तौर पर यहाँ के डॉक्टर से बहुत कुछ सीख पाएंगे। इस तरह अंत में लेखिका भगवान चंद्रदेव से विदा लेती हुए कहती है कि मैंने तो आपसे इतनी बातें की, पर आपने किसी बातों का अनुकूल या प्रतिकूल उत्तर नहीं दिया। खैर, मैं आपके इस मौन अवलंब को ही स्वीकार का सूचक समझती हूँ। जब हम इस कहानी पर विचार करते हैं तो प्रथम दृश्य यह कहानी प्रतीत होती ही नहीं, ना तो इसका प्रारंभ पता चलता और न मध्य और न अंत ही। मूलतः यह पत्रात्मक शैली और उत्तम पुरुष के रूप में रचित है, इस लिहाज से इसे पत्रात्मक शैली में रचित हिंदी की पहली कहानी मान सकते हैं। यह पूरी कहानी राजनीति व्यंग्यात्मक ढंग की है। जहाँ तक मैं जान रहा हूँ कि व्यंग्यात्मक लहजा की भी यह पहली कहानी होगी। इस शैली में रचित बाल मुकुंद गुप्त का निबंध शिव शंभू के चिट्ठे सन 1903 में भारत मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। अगर दोनों रचनाओं पर पड़ताल की जाए तो हम पाते हैं कि चंद्रदेव से मेरी बातें पर शिव शंभू के चिट्ठे का पूरा प्रभाव दोनों ही कथा वस्तु करीब एक ही है। समझता कहा जा सकता है कि इस कहानी में तत्कालीन भारत की अधपतन होती दुरावस्था का चित्रण के साथ साथ देश में हो रहे अत्याचार, बढ़ रहे बेरोजगारी, युवाओं में हताश, वर्ण एवं वर्ग भेद आदि पर करारा व्यंग्य किया गया है। कहानी से चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी से देखते हैं। पात्र भगवान चंद्रदेव, कथानायिका धन्वंतरी फैमिली डॉक्टर, चित्रगुप्त देवताओं का चीफ जस्टिस लॉर्ड कॉर्जन। कहानी में लेखिका भगवान चंद्रदेव को प्रणाम करती है। चंद्रदेव को ढेर दिन के पुराने कहते हुए बूढ़ा कहा गया है। चंद्रदेव को कहानी में अमर बताया गया है। इसमें अंग्रेज वायसरॉय लॉर्ड कॉर्जन उर्फ कजाइन की चर्चा है, जिसे आधुनिक भारत प्रभु कहकर संबोधित किया गया है। इसमें तत्कालीन समय के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। इस कथा में देश के बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी एवं नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का भी वर्णन है। सन 1911 में नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी से प्रकाशित उनकी पुस्तक कुसुम संग्रह में संकलित इस संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। पद उन्नति के लिए से बारिश और चाटुकारिता का वर्णन इस कहानी में है। चंद्रदेव से मेरी बातें एक पत्रात्मक शैली में रचित कहानी है, जिस पर शिव शंभू के चिट्ठे का प्रभाव देखा जा सकता है। कहानी में चंद्रदेव के गौर वर्ण पर कालिमा के लिए कई उपमाएं आई है, जैसे कलंकी, शशांक, शशधर, शशशलांग। बॉम्बे में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमा
से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गजर सफल होते हैं। कहानी में देवताओं के फैमिली डॉक्टर धन्वंतरि और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त की चर्चा है। कहानी के मुख्य वक्तव्य: भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमल कांत चरणों में दासी का अनेकों बार प्रणाम। क्या आपके डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफ़र या बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ? देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया है। यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज दें। आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो है ही नहीं जो आपके अच्छी नौकरी देने में उसकी गौरंग जाति कुपित हो उठेगी, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्र लोक में रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे, वे ही अब भी है। यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का अंतर हो गया है। आधुनिक भारत का संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। हमारे यहाँ की उच्च शिक्षा प्राप्त युवा काठ के पुतलों की भांति मुँह ताकते रह जाते हैं। आपके देवलोक में जितने देवता हैं, उनके वहाँ भी उतने ही किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा। अब भारत में ना तो आपके और ना ही आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाराज के ही वंशधरों का साम्राज्य, ना अब भारत की वह शास्य श्यामला स्वर्ण प्रभुता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरंग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज वैभव भोग रहे हैं। कहानी के बारे में विद्वानों की राय: गोपाल राय के अनुसार चंद्रदेव से मेरी बातें में समकालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के प्रशासन पर करारा व्यंग्य है। भावदेव पांडे के अनुसार बंग महिला की पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी, जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथन बनाया। यह हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी थी। इस कहानी में भारत की बदहाली आर्थिक दशा और देश की फैली बेरोजगारी के चित्रण के साथ साथ समाज में नारियों की स्थिति, जातिगत पक्षधारता और हर क्षेत्र में वृद्ध पीढ़ी के अनुचित दबदबे का रेखांकन है। लक्ष्मी सागर वैष्णवे जी ने अपने निबंध नवनीत में लिखा है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं, एक निबंध है। अब हम राजेंद्र बाला घोष की अगली कहानी धुलाई वाली कहानी के बारे में देखेंगे। इसकी दो कहानी इस यूजीसी नेट जीआरएफ सिलेबस में दिया है, जिसमें पहला समाप्त हो चुका और दूसरा है धुलाई वाली कहानी। चलिए देखते हैं इसके सारांश को। आलोचकों के दृष्टि में धुलाई वाले हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। बहुचर्चित कहानी धुलाई वाली का संपूर्ण ताना बाना बंशीधर और नवल किशोर इन दो पात्रों पर केंद्रित है। इसके अलावा इस कहानी में जानकी देई, जो बंशीधर की पत्नी, नवल किशोर की पत्नी और ट्रेन के कुछ औरतें भी सहायक पात्र की भूमिका में है। कहानी की शुरुआत 10 अश्वमेध घाट काशी से होती है। बंशीधर का ससुराल काशी में है। वह पत्नी से कहता है कि आज ही घर
इलाहाबाद चलना होगा। दरअसल नवल किशोर जो रिश्ते में मेरे भाई और परम मित्र भी है, आज ही कलकत्ते से आ रहा है। दोनों मित्र मुगल सराय में मिलना चाह रहे हैं। पत्नी को तैयार होने को कहा, स्वयं बंशीधर आनन फानन में तैयार हो गया। अद्यापि पत्नी गुस्सा भी करती है और कहती है, क्या एक ही गाड़ी में ना जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा। पर पत्नी को पता है कि नवल किशोर की बात बंशीधर कभी नहीं टाल सकता, इसलिए वह भी जल्दी तैयार होती है। बंशीधर स्वयं गाड़ी लाने जाता है। यहाँ एक इक्के की खामी निकालते हुए पालकी लेना उचित समझता है, किंतु पालकी के लिए 1.5 रुपये चुकाना मुनासिब नहीं समझते हुए वह इक्का ही लेता है। जैसे जैसे वह स्टेशन पहुंचा, जानकी को जनाने डब्बा में बैठा, खुद दूसरे डब्बे में जाकर बैठ गया। गाड़ी मुगल सराय पहुंचने पर बंशीधर बड़ी बेसब्री से नवल किशोर को ढूंढता है। पूरी गाड़ी छान मारता है, पर नवल किशोर कहीं नहीं मिला। निराश हो वह तीसरे दर्जे के डब्बा में बैठ जाता है। उसी डब्बा में एक नई नवेली स्त्री बैठी थी, जो सर से लेकर पांव तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबे घूंघट काटे, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। वह स्त्री बार बार खिड़की से बाहर की ओर देख रही है। गाड़ी खुल जाती है, फिर वह अस्पष्ट शब्दों में रोने लगी। डब्बे की एक स्त्री कहती है कि अरे इनकर मन ही तो नहीं आइलन हो, देखो लो रोवल करलथिन। इस तरह कई औरतें उसे हिम्मत देती है, उसके घर का पता पूछती है। स्वयं बंशीधर भी उससे बात करता और यह जानने पर कि यह भी इलाहाबाद जाएगी आश्वस्त करता है कि वह उसे घर तक छोड़ देगा। बंशीधर अपने दोस्तों की फिक्र करते हुए इलाहाबाद पहुंचता है। वहां ट्रेन वाली स्त्री को एक जगह बिठा स्टेशन मास्टर के पास पता करने जाता है। वही जाता है, कहीं नवल किशोर ने कोई तार तो नहीं भेजा है। लौटने पर वहां उस स्त्री को नहीं पाकर वह परेशान हो जाता है। तभी उसे नवल किशोर दिखाई पड़ता और वह स्त्री भी, और तब पूरा माजरा स्पष्ट होता है कि नवल किशोर ने ही सारा प्लान बनाया था। इस तरह कहानी का अंत हास्य रस से होता है। इस कहानी में मित्रता की प्रगाढ़ता, देशभक्ति के प्रति पूरी आस्था और निष्ठा, ग्रामीण अंचल भाषाओं के जरिए कहानी में सरसता और इस सभी क्रियाकलापों के साथ दो मित्रों के बीच चुहल मजाक, हास्य आदि की प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन 1907 में हुआ है। इसके पात्र बंशीधर, नवल किशोर, जानकी देई, सीता, बंशीधर की सास, साला, साली। दुलाई वाली का अर्थ है कपड़े का मोटा चादर जिसे नवविवाहित औरतें घूंघट लेती है। दुलाई वाली कहानी की शुरुआत 10 अश्वमेध घाट काशी से होती है। कहानी का प्रकाशन 1907 ईस्वी को सरस्वती पत्रिका भाग 8 संख्या 5 में हुआ था। दुलाई वाली कहानी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। इस कहानी में मौलिकता और कल्पनाशीलता का अनोखा वर्णन है। पहली बार इसी कहानी में आंचलिक भाषा का प्रयोग किया गया, इसलिए आज से इसे पहली आंचलिक कहानी भी कहा जा सकता है। कहानी में नवल किशोर बंशीधर का मित्र और ममेरा भाई है। जानकी देई बंशीधर की पत्नी और सीता जानकी देई की बहन तथा बंशीधर की साली। कहानी का मुख्य पात्र बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाला है। नवल किशोर का ससुराल कलकत्ता में है। बंशीधर के ससुराल में साले, साली और सास के अलावा कोई नहीं है। कहानी में बंशीधर ससुराल पत्नी को लेने आता है। बंशीधर 1.5 रुपये पालकी का किराया सुन इक्का से ही जाना मुनासिब समझता है। बंशीधर बोलबस देसी धोती ना पहनकर विलायती धोती पहनकर जाता है। बंशीधर
डायोडर का टिकट ले भीड़ की वजह से तीसरे दर्जे में जाकर बैठता है और पत्नी को यूनानी डब्बा में बिठाता है। मिर्जापुर में बंशीधर पूड़ी और मिठाइयाँ खाता है। नवल किशोर और बंशीधर एक दूसरे को मुगल सराय में मिलने की बात कही थी, पर दोनों नहीं मिल पाते हैं। मिर्जापुर में बंशीधर के पास एक नई दुल्हन जो दुलाई ओढ़े और अकेली बैठी थी। कहानी का मुख्य वक्तव्य, जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। छूछे को कौन पूछे, इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ। नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से दाम भी लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। अरे इनकर मनाही तो नए आइलैंड हो, देख हो रोवल का रलथीन। देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। हंसी में किसी के प्राण में निकल जाए तो भी इन्हें दया न आवे। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर आज खुशी घर पहुंचे और भी उनकी आराम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। मित्रों, राजेंद्र बाला घोष उर्फ बंग महिला की दोनों कहानी समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम नई वीडियो लेकर आएंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।